साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं आपके सामने ना किसी उपन्यास की समीक्षा और ना किसी कहानी का पाठ लेकर के आई हूँ, बल्कि मैं आज अपने पसंदीदा कवि केदारनाथ सिंह की कुछ कविताएं लेकर के प्रस्तुत हूँ। हालांकि ये कविताएं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी ऑनर्स के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित हैं, लेकिन मैं आज इनको इस रूप में नहीं पढ़ना चाहती। और मैं एक कवि हृदय होने के नाते और साहित्य प्रेमी होने के नाते कविताओं के आनंद के अनुभूति के लिए और आप सबको उस सुख से परिपूर्ण करने के लिए जो कविताएं सुन करके आता है, इन कविताओं का पाठ कर रही हूँ। समय समय पर मैं बेहतरीन कवियों की रचनाओं को पाठ के रूप में अपने इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करूंगी। आशा है आप सबको अच्छा लगेगा। इन कविताओं को पढ़ते समय, उनके बारे में बताते समय मैं छात्राओं का भी ध्यान रखूंगी कि उन्हें भी कुछ इससे लाभ मिल सके। तो आइए करते हैं इन कविताओं का पाठ और जानते हैं इन कविताओं के बारे में कि केदारनाथ सिंह ने किस प्रकार से अपनी कविताओं को रचा है और किन किन विषयों को उठाया है, किन किन समस्याओं पर अपनी दृष्टि डाली है। तो यदि हम केदारनाथ सिंह के बारे में संक्षिप्त रूप में जानें, तो केदारनाथ सिंह उन कवियों और लेखकों में से हैं जिनकी कविताओं के अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में, स्पेनिश में, रूसी में, जर्मन में, हंगेरियन में, इन सब विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं। कविता पाठ के लिए दुनिया में उन्होंने बहुत सी यात्राएं भी की हैं और उनका जन्म 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। यह कहना काफी नहीं है कि केदारनाथ सिंह की काव्य संवेदना का दायरा गांव से शहर तक फैला हुआ है। उनकी कविताएं गांव से शहर तक का दायरा तय करती हैं, फैली हुई हैं। विषय उन्होंने इस प्रकार से लिए हैं, वे एक साथ गांव के कवि भी कहलाते हैं और शहर के भी कहलाते हैं। दरअसल केदारनाथ पहले गांव से शहर आते हैं और फिर शहर से गांव जाते हैं। तो इस यात्रा के क्रम में गांव के चिन्ह शहर में मिल जाते हैं और शहर के चिन्ह गांव में ले जाते हैं। इस आवाजाही के चिन्हों को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है, हम समझ सकते हैं उनकी रचनाओं को देख करके। बहुत कुछ नागार्जुन की तरह ही केदारनाथ की कविता की गांव की ही उनकी पृष्ठभूमि है। दोआब के गांव, जवार, नदी, ताल, पगडंडी, मेड़ से बातें करते हुए केदारनाथ सिंह आगे की तरह बौद्धिकतावादी ना होते हुए भी प्रगतिवादियों की तरह भावुकता लिए हुए हैं। केदारनाथ सिंह बीच का या बाद का बना रास्ता तय करते हैं। यह विवेक कवि शहर से लेता है, बल्कि अपने अनुभव की शर्त पर नहीं लेता, बल्कि वो चौकस होकर के लेता है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में जीवन की स्वीकृति है, जीवन को अपनाते हैं वो। कल्पना का शक्तिशाली क्षमता से समृद्ध उनकी कविता परिवेश के जटिल अनुभव को अत्यंत सहज रूप में व्यक्त करती है। यह विवेक कवि शहर से लेता है, परंतु अपने अनुभव की शर्त पर नहीं, बिल्कुल चौकस होकर के, बहुत चौकन्ना होकर के वो अनुभव लेते हैं। उनकी कविता की दुनिया में रंग, रोशनी, रूप, गंध, दृश्य सब एक दूसरे में खोए हुए से लगते हैं। उन्होंने अनेक नए बिंबों का भी निर्माण किया है। उन्होंने अपनी कविता में एकालाप के स्थान पर संवादों का प्रयोग किया है। यही उनकी खास बात लगती है मुझे भी। चुप्पी और शब्द के रिश्ते की सही पहचान उनकी रचनाओं में मिलती है। कामकाज, घर हाट, खेत खलिहान, गर्द गुबार जैसे शब्द का प्रयोग करके उन्होंने अपनी कविताओं को नई चमक प्रदान की है, नई नई उज्जवलता प्रदान की है। इनकी कविता नारों और आंदोलनों से नहीं, बल्कि जीवन और उसके विविध सरोकारों से अपनी यात्रा को पूरा करती है। इसलिए आधुनिक कवियों में यदि कहा जाए तो केदारनाथ सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी पहली कविता जो मैं पढ़ने जा रही हूँ आपके सामने, वो है सुई और तागे के बीच में। उसके बारे में पहले आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि इस कविता में है क्या, और उसके बाद मैं सीधा इस कविता का पाठ करूंगी। इस कविता में आधुनिक जीवन की जो परेशानियां हैं, विवशताएं हैं, मजबूरियां हैं, उसका चित्रण किया गया है।
आदमी को रोजगार और विकास के लिए अपने घर को छोड़ के, पैतृक घर को छोड़कर, सगे संबंधियों को छोड़ के जाना ही पड़ता है, क्योंकि काम करना है। इस क्रम में माँ बाप भी आते हैं। इसी क्रम में अपने से बिछड़ने का दर्द इस कविता में दिखाई पड़ता है। यही भावबोध इस कविता का मुख्य विषय वस्तु भी है। कवि अपनी माँ को छोड़कर शहर जाने वाला है, जहां वह अकेला होगा, और माँ उसके अकेलेपन के बारे में सोच सोच कर चिंतित है। और माँ इसलिए भी चुप है कि कवि को उससे बिछड़कर दूर जाना है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि माँ की चुप्पी वास्तव में चुप्पी नहीं है, बल्कि उस चुप्पी में बेटे से बिछुड़ने का दर्द छिपा हुआ है। एक तरफ माँ बेटे के अजनबी प्रदेश में जाने और अकेले होने के एहसास से भरी हुई है, चिंता में है, तो दूसरी तरफ बेटा भी माँ की बढ़ती उम्र और माँ के अकेलेपन से चिंताग्रस्त है। लेकिन मजबूरी है, मजबूरियां क्या नहीं करवाती हैं। अपने को छोड़ के जाना ही पड़ता है। लेकिन आधुनिक जीवन की मजबूरी ही, व्यवस्था ही है कि प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, विकास के लिए रिश्तों की यह जुदाई सहन करनी पड़ती है, ये त्याग करना ही पड़ता है। और इस कविता में माँ बेटे के इस शाश्वत प्रेम का, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, उसके स्नेह को, उसके वात्सल्य को बहुत मार्मिकता से और सुंदरता से ये कविता पेश करती है। कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता में प्रौढ़ बेटे और बूढ़ी माँ का ये मार्मिक काव्य, जो कि समय से और देश काल से परे है, इस कविता में मुखरित हुआ है। भावनाओं की, खुशियों की, पीड़ा की कोई सीमा तो होती नहीं है। वही दुनिया के हर समाज में, हर कौम में एक जैसी ही होती है। माँ और बेटे का रिश्ता हर भाषा में, हर समाज में एक जैसा ही होता है। हर कौम इस रिश्ते को उसी रूप में पहचानती है। अर्थात ये रिश्ता जो है सार्वभौमिक है, ये भावनाएं सार्वभौमिक है। इस कविता में माँ का बूढ़ा होना बेटा देखता है, और उसकी नजरों में माँ का बूढ़ा होना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि माँ ने समय को जिया है। जब माँ बेटे का फटा हुआ कुर्ता सिलती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह कुर्ता नहीं सी रही है, बल्कि समय को सिल रही है। वास्तव में समय और संबंधों को काल के कुचक्र में महसूस करने की जो अद्भुत बेचैनी है, उस कविता में मुखरित है। इसलिए आइए इस कविता का पाठ करते हैं और देखते हैं कि इस कविता को पढ़ करके आपको कैसा एहसास होता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो शुरू करते हैं। सुई और तागे के बीच में। माँ मेरे अकेलेपन के बारे में सोच रही है। पानी गिर नहीं रहा, पर गिर सकता है किसी भी समय। मुझे बाहर जाना है, और माँ चुप है कि मुझे बाहर जाना है। यह तय है कि मैं बाहर जाऊंगा तो माँ को भूल जाऊंगा, जैसे मैं भूल जाऊंगा उसकी कटोरी, उसका गिलास, वह सफेद साड़ी जिसमें काली किनारी है। मैं एकदम भूल जाऊंगा जिसे इस समूची दुनिया में माँ और सिर्फ मेरी माँ पहनती है। उसके बाद सर्दियां आ जाएंगी, और मैंने देखा है कि सर्दियां जब भी आती हैं तो माँ थोड़ा और झुक जाती है अपनी परछाई की तरफ। ऊन के बारे में उसके विचार बहुत सख्त हैं, मृत्यु के बारे में बेहद कोमल, पक्षियों के बारे में वे कभी कुछ नहीं कहती। हालांकि नींद में वह खुद एक पक्षी की तरह लगती है। जब वह बहुत ज्यादा थक जाती है तो उठा लेती है सुई और तागा। मैंने देखा है कि जब सब सो जाते हैं तो सुई चलाने वाले उसके हाथ देर रात तक समय को धीरे धीरे सिलते हैं, जैसे वह मेरा फटा हुआ कुर्ता हो। पिछले 60 बरसों से एक सुई और तागे के बीच दबी हुई है माँ। हालांकि वह एक खुद करगा है जिस पर 60 बरस बुने गए हैं, धीरे धीरे, तह पर तह, खूब मोटे और गजिन और खुरदरे 60 बरस। तो ये थी कविता सुई तागे के बीच में, जो माँ और बेटे के उस संबंध को, उस प्रेम को दर्शाती है, और वर्तमान काल की विवशताओं का ब्यौरा भी पेश कर देती है। अगली कविता
जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, वो कविता है पानी की प्रार्थना। पानी आज के समय में हम जानते हैं कि एक समस्या बनता चला जा रहा है कि पानी खत्म हो रहा है। हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है, पानी खत्म हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा पानी बूँद-बूँद भी नहीं बचेगा और पानी बचाओ की जो आवाज़ें जगह-जगह से आती हैं। ये हमारे आज की समस्याएँ हैं और इस पर केदारनाथ सिंह ने कविता लिखी है पानी की प्रार्थना। आधुनिकता के आवरण में जिस तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है, उनमें से पानी भी एक है। इस कविता में पानी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी इसी विनाश की कहानी कह रहा है। पानी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। यह पानी ईश्वर से कहता है कि मैं धरती का सबसे प्राचीनतम नागरिक हूँ। अर्थात आज जो पानी की दुर्दशा है, वो पहले से चली आ रही है। जैसे लोग पहले नदियों पर ही अपने जानवरों को नहलाते थे, गंदे कपड़े धोते थे, पर अब इसका स्थान उपभोक्तावादी संस्कृति में फैक्ट्रियों ने ले लिया है और रसायनों ने ले ली है। लोग इस पानी की कोई कीमत ही नहीं समझते। पानी ईश्वर को अपने एक दिन का हिसाब देते हुए बताता है कि मैं आपको अपने एक दिन का हिसाब देता हूँ। बताता है कि धीरे-धीरे हमारी पृथ्वी किस प्रकार विनाश की ओर बढ़ रही है। इस बात को कवि चील के माध्यम से व्यक्त करता है इस कविता में। और कवि कहता है कि ये बहुत बड़ी विडंबना है आज की कि आज तट पर मेरे तट पर कोई पानी पीने नहीं आ रहा है क्योंकि बिसलरी की बोतल आ गई है। पानी बोतलों में बंद हो चुका है। अब मेरे पास कोई पानी पीने के लिए जो प्राकृतिक झरने हैं, प्राकृतिक नदियाँ हैं, प्राकृतिक तालाब हैं, प्राकृतिक जो पानी के संसाधन हैं, वहाँ पर कोई पानी पीने के लिए नहीं आ रहा है और बल्कि सारा का सारा पानी बोतलों में बंद हो चुका है। बाज़ारवाद आ चुका है, बाज़ारवाद के कारण से ही मेरा विनाश हो रहा है। इतनी सारी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, जिनसे उसका रासायनिक अपशिष्ट जो निकलता है, वो पदार्थ पानी को बहुत दूषित कर रहा है। बाजार की वजह से जो प्रकृति का नुकसान हो रहा है, उसकी ओर कवि ध्यान दिलाता है पानी की उस प्रार्थना के माध्यम से जो वो ईश्वर से करता है। कवि पानी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि आज पानी इतना दूषित हो चुका है कि उसे पीने कोई आता ही नहीं है, परंतु उस दिन एक प्यासा चरवाहा आया था, जब उसने पानी को पीना चाहा, तो उसे दूषित देखकर उसने उसे फेंक दिया। यह समय ही कुछ ऐसा हो गया है कि जिसमें पानी तो गंदा है, परंतु मनुष्य भी गंदा हो चुका है क्योंकि उसने ही प्रकृति को दूषित किया है। अंत में पानी बहुत व्यंग करते हुए प्रभु से कहता है कि मनुष्य पृथ्वी पर तो पानी की स्थिति को बहुत दुर्लभ बनाता जा रहा है कि एक दिन नहीं मिलेगा पानी इस धरती के ऊपर और मंगल ग्रह पर या चांद पर इसका अस्तित्व खोज रहा है। अर्थात हमें पहले अपने पृथ्वी के पानी को बचाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये दुर्लभता जो पानी दुर्लभ होता चला जा रहा है, बोतलों में बंद हो चुका है, हमें मंगल और चांद पर पानी के अस्तित्व को खोजने के लिए मजबूर कर देगा। तो इस कविता के अंतर्गत इस प्रकार से पानी प्रार्थना करता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। आइए करते हैं इस कविता का पाठ। पानी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहता है, प्रभु मैं पानी, पृथ्वी का प्राचीनतम नागरिक, आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। यदि समय हो तो पिछले एक दिन का हिसाब दूं आपको। अब देखिए ना, इतने दिनों बाद कल मेरे तट पर एक चील आई। प्रभु कितनी कम चीलें दिखती हैं आजकल, आपको तो पता होगा, कहाँ गई वे? पर जैसे भी हो, कल एक वो आई और बैठ गई मेरे बाजू में। पहले चौंक कर उसने इधर उधर देखा, फिर अपनी लंबी चोंच गड़ा दी मेरे सीने में। और यह मुझे अच्छा लगता रहा है प्रभु। लगता रहा जैसे घूंट घूंट मेरा जन्मांतर हो रहा है एक चील के कंठ में, कंठ से रक्त में, रक्त से फिर एक नई चील में। फिर काफी समय बाद दिन के कोई तीसरे पहर एक जानवर आया, हकासा प्यासा, और मुझे पीने लगा चभर चभर। इस अशिष्ट आवाज के लिए क्षमा करे प्रभु। यह एक पशु के आनंद की आवाज थी।
जिससे बेहतर कुछ नहीं था उसके जबड़ों के पास। इस बीच बहुत से चिड़ै, चुरुंग, मानुष, अमानुष सब गुजरते रहे मेरे पास से होकर। बल्कि एक बार तो ऐसा लगा कि सूरज के सातों घोड़े उतर आए हैं मेरे करीब, प्यास से बेहाल। पर असल में जो आया वह एक चरवाहा था। अब कैसे बताऊं प्रभु आपको, क्योंकि आपको तो प्यास कभी लगती नहीं कि वे कितना प्यासा था। फिर ऐसा हुआ कि उसने हड़बड़ी में मुझे चुल्लू भर उठाया, और क्या जाने क्या उससे देख गया मेरे भीतर कि हिल उठा वह, और पूरा का पूरा मैं गिर पड़ा नीचे। शर्मिंदा हूं प्रभु, और इस घटना पर हिल रहा हूं अभी तक। पर कोई करे भी तो क्या, समय ही कुछ ऐसा है कि पानी नदी में हो या किसी के चेहरे पर, झांक कर देखो तो तल में कचरा कहीं दिख ही जाता है। अंत में प्रभु, अंतिम लेकिन सबसे जरूरी बात, वहां होंगे मेरे भाई बंधु मंगल ग्रह या चांद पर यहाँ पृथ्वी पर मैं, यानी आपका मुंह लगा यह पानी अब दुर्लभ होने की कगार तक पहुंच चुका है। पर चिंता की कोई बात नहीं, यह बाजारों का समय है, और वहां किसी रहस्यमय स्रोत से मैं हमेशा मौजूद हूं। पर अपराध क्षमा हो प्रभु, और यदि मैं झूठ बोलूं तो जलकर हो जाऊं राख। कहते हैं इसमें आपकी भी सहमति है। तो ये थी कविता। इसमें व्यंग भी है कि यदि पानी समाप्त हो रहा है तो फिर बोतलों में कहां से आ रहा है। अगली कविता है बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर। कविता का शीर्षक आपको लगेगा जैसे गद्यात्मक है, कविता भी गद्यात्मक है, लेकिन ये कविता बहुत विशेष है, बहुत सारे मायनों में विशेष है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन हो गया था, और जर्मनी अब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो देशों में बट गया। इसी तरह जर्मन का बर्लिन भी पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बट गया, और इसके बीचों बीच एक विभाजक दीवार बना दी गई, और दोनों ओर से आवागमन, संचार आदि सब कुछ बंद हो गया। लेकिन विभाजित पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के लोग पुनः एक होना चाहते थे, और उनकी ये चाहत अंततः साकार हुई। जब दिल में चाहत होती है एक हो जाने की, दीवारें कितनी भी खिंच जाएं दो देशों के बीच में, यदि मन में चाह है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये एक तरह से उन्होंने उदाहरण दिया है जर्मनी का। 1980 के दशक में पूर्वी जर्मनी में राजनीतिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था, और सीमा नियमों को ढीला किया गया था। पूर्वी जर्मनी सरकार अंततः दीवार गिराने पर सहमत हो गई थी। पूर्वी और पश्चिम बर्लिन दोनों ओर से लोगों के बड़े बड़े समूह बर्लिन की दीवार पार कर एक दूसरे से गले मिलने लगे, और लोग धीरे धीरे दीवार के टुकड़े तोड़ तोड़ कर यादगार के साथ ले गए। बाद में बड़े बड़े उपकरणों का प्रयोग करके उस दीवार को हटा दिया गया था, ढहा दिया गया था। बर्लिन दीवार गिरने से पूरे जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और जर्मनी का एकीकरण हुआ। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी फिर से एक हो गया, और जो दीवार उनके बीच खींची गई थी वो प्रेम की चाहत से, आपसी भाईचारे से वो गिरा दी गई। विश्व युद्ध से अलग हुआ जर्मन 90 के दशक में एक हो गया। विश्व युद्ध के बाद हमारा देश दो देशों में, भारत और पाकिस्तान में बट गया था। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि जहां जर्मन राष्ट्र विभाजित होने के बाद एक हो जाता है, वहीं भारत पाकिस्तान एक होने का तो दूर, बल्कि आपस में शांति और सहयोग से रहने के लिए भी सोच नहीं सकते। इतनी तरह की खाइयां हैं हमारे बीच में, इतने दर्द बटे हुए हमारे बीच में, कि चाहकर भी हम एक नहीं हो पाते हैं। यदि ऐसा होता कि ये दीवार ढह जाती और दोनों देश एक होते, सब भाई भाई एक साथ रहते, तो शायद कुछ और ही होता। लेकिन ये नहीं हो पाया अभी तक। तो ये हमारे बीच में एक उम्मीद जगा जाती है कि यदि बर्लिन की दीवार टूट सकती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये दुश्मनी की दीवार भाईचारे में परिवर्तित क्यों नहीं हो सकती। तो इस प्रकार के भाव को लेकर के कविता लिखी गई है। संवेदनशील वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह ने अपनी इस कविता में संवेदनाओं के साथ जर्मन के ऐतिहासिक एकीकरण को भारत पाकिस्तान के एकीकरण की कल्पना में बहुत मार्मिकता से पिरोया है। भाव तो यही है कि भारत पाकिस्तान एक हो जाए। जर्मन हकीकत है, भारत
पाक कल्पना है। कवि बर्लिन की यात्रा पर गया है, जहां वह बर्लिन की टूटी दीवार को देखता है और उसे देखने के क्रम में भारत पाकिस्तान उसको याद आ जाते हैं। 3 दिन हो गए हैं बर्लिन में ठहरे हुए, लेकिन कवि ने कौवे नहीं देखे। होटल के कमरे से कवि बर्लिन की टूटी दीवार को देखता है, जहां एक पागल स्त्री टूटी दीवार के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इधर होटल के अंदर महफिल सजी है और अहमद फराज कोई ताजा गजल सुना रहा है, लेकिन कवि की नजर बार बार बर्लिन की टूटी दीवार के पास मंडराती हुई उस पागल स्त्री पर टिकी रहती है। कवि उस पागल स्त्री को देख करके अपने भीतर भी एक पागल स्त्री को महसूस करता है, और जिस प्रकार से वो दीवार को तोड़ने के लिए बेचैन है, पागल हुई जा रही है, वैसी बेचैनी हमारे अंदर भी है। वह पागल स्त्री का वजूद हमारे अंदर भी है कि हम भी चाहते हैं और बेचैनी से चाहते हैं कि ये दीवार, ये दुश्मनी की दीवार टूट जाए, परंतु ऐसा हो नहीं पाया है अभी तक। उस पागल स्त्री को देखकर अपने भीतर भी एक पागल स्त्री को महसूस करता है, जो दरवाजों को पीटते हुए, दीवारों को खुरचते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल नक्शे में न जाने कब से चक्कर लगा रही है। कवि अहमद फराज की गजल सुनते हुए अपने भीतर की पागल स्त्री को महसूस करता है। वह पागल स्त्री चीख रही है कि भारत पाकिस्तान की दीवार आखिर कब टूटेगी। कवि को भारतीय उपमहाद्वीप में खोए हुए अपनत्व का आज भी इंतजार है कि भारत और पाकिस्तान की विभाजन रेखा आखिर कब समाप्त होगी। सांझे मूल्यों और सांझी संस्कृति से लबरेज ये कविता इंसानी मोहब्बत और इंसानियत के प्रति नई संभावनाओं को उजागर करती है, और वास्तव में सरल और साफ सुथरी भाषा में ये अचूक और मारक भी सिद्ध होती है। तो आइए करते हैं इस कविता का पाठ। 3 दिन हुए मैंने बर्लिन में देखे नहीं कौवे, लेकिन क्यों कौवे? इस भारतीय कवि को क्यों चाहिए कौवे इस सुंदर शहर में, जबकि आसमान उतना ही नीला है बिना कौवों के भी। एक छोटा सा होटल है जहां हम कुछ हिंद पाक लेखक ठहरे हैं साथ साथ, और हमारे पासपोर्ट चाहे जो कहते हो, यहाँ हम में से हर एक थोड़ा हिंद है और थोड़ा थोड़ा पाक। हम साथ साथ खाते हैं, पीते हैं साथ साथ, हंसते हंसते कभी कभी हो जाते हैं उदास। ये साथ साथ हंसना, उदास होना साथ साथ एक दुर्लभ अनुभव है एक विदेशी जमीन पर। वहां बाहर मेरी खिड़की से दिखते हैं दो वायुयान जैसे दो कबूतर। दो महायुद्ध वहां बेंच पर बैठे वृद्धों की स्मृति में ठाए ठाए करते हुए, एक ताजा चुंबन किन्हीं होठों से गिरकर वहां घास पर पड़ा हुआ है। पर मेरी खिड़की से दिखती है बर्लिन की टूटी दीवार भी, और देखता हूं उसके चारों ओर लगा रही है चक्कर एक पागल स्त्री, न जाने कब से। कहीं कुछ कील की तरह उसकी आत्मा में ठुका हुआ है कि रुकने नहीं देता उसे, और वह बार बार आ रही है, जा रही है, इधर से उधर और उधर से इधर। इधर एक छोटी सी महफिल में सुन रहे हैं हम अहमद फराज को, कोई ताजा गजल सुना रहे हैं वे, झूम रहे हैं सब, झूम रहा हूं मैं भी। पर मेरी आंखें खिड़की के पार बर्लिन की उस टूटी दीवार पर टिकी हैं, जहां वह पागल स्त्री गजल को चीरती हुई लगाई जा रही है, अब भी चक्कर पर चक्कर, जैसे कोई बिजली कौंध जाए। एक दबी हुई स्मृति झकझोर जाती है मुझे, और मुझे लगता है कि कहीं मेरे भीतर भी है एक पागल स्त्री, जो दरवाजों को पीटती और दीवारों को खुरचती हुई उसी तरह लगा रही है चक्कर मेरे उपमहाद्वीप के विशाल नक्शे में, न जाने कब से। देखता हूं गजल के बीच में कोई मिसरा भूल रहे हैं अहमद फराज। पिछले शेर और अगले के बीच का एक अजब सा सन्नाटा भर गया है कमरे में। पर मुझे लगता है मेरे भीतर की वह पागल स्त्री अब एक दीवार के आगे खड़ी है और चीख रही है, यह दीवार आखिर, यह दीवार कब टूटेगी। इतने बरस हुए गजलों से भरे इस महाद्वीप में मुझे एक भूले हुए मिसरे का अब भी इंतजार है। तो यह थी कविता बर्लिन की टूटी दीवार। तो ये थी केदारनाथ सिंह की कुछ कविताएं।
ऐसी ही कुछ और कविताओं को लेकर के मैं आती रहूंगी आपके पास। नमस्कार।